हेलो दोस्तों, यूट्यूब आदित्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अनिल कुमार पांडे। बिल्कुल दोस्तों, और प्रतिदिन आप लोगों के लिए मैं यह 10 प्रश्न की एक सीरीज लाता हूं और आज यह तीसरा दिन। तो बड़े महत्वपूर्ण सभी प्रश्न हैं आज के, और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जिस प्रकार से आपका प्रोत्साहन मिल रहा है, कमेंट्स मिल रहे हैं, लाइक मिल रहे हैं, और जिस प्रकार से आपने सब्सक्रिप्शन किया है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस 10 प्रश्नों की सीरीज में प्रथम प्रश्न को आप देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज्य दिवस घोषित किया गया था? बिल्कुल, पूर्ण स्वराज्य दिवस। बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है, चूंकि अनेकों बार यह परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ना केवल यह नीचे के स्तर में, अर्थात अगर एससीसी में पूछे गए हैं तो यह यूपीएससी में भी पूछे गए, या बीपीएससी में भी, या झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर क्या कहें यूपीएससी में भी पूछे गए। तो इसलिए ये प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न इसमें छिपे हुए हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न के आंसर की ओर आते हैं, और ऑप्शन है 26 जनवरी 1930, ए, बी है 15 अगस्त 1947, सी है 30 जनवरी 1948 और डी है 26 जनवरी 1950। बिल्कुल, यह प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको मालूम होगा आंसर क्या होगा। बिल्कुल 26 जनवरी 1930। तो इसके आंसर ए हो गए 26 जनवरी, अर्थात 26/1/1930। चलिए हम आपको यहाँ पर एक यह भी बात बताएंगे कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, और यह तिथि अर्थात 26 जनवरी हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिवस था। तो 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान अंगीकृत कर लिया गया, अर्थात अपना लिया गया, तो फिर क्या कारण था? आप जरा सा सोचिए कि इसको 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में लागू किया गया। बिल्कुल दोस्तों, जो 1930 में 26 जनवरी जो 1930 को यह है सो पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में अपनाने की बात कही गई थी, उसको कहीं ना कहीं ये 26 जनवरी 1950 करके उस तिथि की महत्ता की वजह से इसको बनाए रखने के लिए है सो हमारे संविधान को 26 नवंबर अंगीकृत होने के बावजूद है सो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो यह इसके महत्व है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? बिल्कुल, वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में है? और ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। बिल्कुल, क्या होंगे आंसर? बिल्कुल सही आप हैं, और इसके आंसर होंगे सी मध्य प्रदेश। सी मध्य प्रदेश। दोस्तों यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश बहुत मायने में मध्य प्रदेश से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे सर्वाधिक वन वाला अगर क्षेत्र हमारे यहाँ भारत में, प्रतिशत की बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला अगर कोई राज्य है तो वह है सो मध्य प्रदेश। अगर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य, ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जनजाति वाला सर्वाधिक संख्या में अगर कोई राज्य है तो वह मध्य प्रदेश। इसकी राजधानी कहाँ है? तो बिल्कुल भोपाल राजधानी है। और खजुराहो टेम्पल बहु मायने में चर्चित है, और यह है सो मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा टाइगर रिजर्व, इस प्रकार की महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है सो स्थल हैं। और साथ में आपको जो प्रश्न हमारे हैं कि वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है, तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर 31 आपको अभ्यारण्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह कौन सा तत्व है जो दांत में इनेमल को कठोर बनाता है? बिल्कुल, इनेमल को कठोर बनाता है। ऑप्शन है ए कैल्शियम, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी आयोडीन और ऑप्शन डी सोडियम। क्या हो जाएंगे आंसर? बिल्कुल आप जान रहे हैं, और इसके आंसर हो जाएंगे कैल्शियम, अर्थात ए कैल्शियम। तीसरा का आंसर हो गया ए कैल्शियम। कैल्शियम, आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे शरीर की जितनी भी हड्डियां बनी हुई है वो सभी कैल्शियम से बनी हुई हैं। कैल्शियम की बहुत बड़ी भूमिका है। तो न केवल दांतों को बल्कि हड्डियों को भी यह कठोर बनाता है। और साथ में दोस्तों हम कैल्शियम की भूमिका इस रूप में भी बताएंगे कि यह मांसपेशी, हमारे जो शरीर की है तंत्रिका जो है, उसको सुचारू रूप से कार्य करने में भी कैल्शियम की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे शरीर में जो हमारे कट जाते हैं तो उसके बाद रक्त जमने में भी यह बहुत सहायक है। और कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में, यदि प्रचुर मात्रा में हमें अगर किसी चीज से प्राप्त होता है तो वह है सो दूध से प्राप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। करवाहट के लिए मानव जीव संवेदनशील है।
किन जगहों पर मानव जीभ जो है हमारे संवेदनशील कड़वाहट के लिए, आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे जीभ से हम लोग एक जीभ से अनेक स्वाद लेते हैं, अर्थात मीठे, नमकीन, खट्टे, कड़वे सभी स्वाद को हम लोग लेते हैं। तो ये हमारे जीभ के कहाँ पर ये कड़वाहट महसूस होता है? तो दोस्तों हम बताएंगे कि हमारे जीभ में बहुत सारी कलिकाएं हैं, जो स्वाद कलिकाएं हैं, वहीं से हमें इन सभी चीज़ों का अनुभव होता है। तो चलिए पहले इसके आंसर को देख लेंगे। आंसर ए में है नोक या टिप। नोक अर्थात अग्रभाग या टिप। बी में है मध्य भाग, सी में है पीछे के भाग और डी में है किनारे के भाग। तो क्या हो जाएंगे, जीभ के किस भाग में जो है कड़वाहट का अनुभव होता है? तो बिल्कुल दोस्तों पीछे के भाग में कड़वाहट का अनुभव होता है और आंसर हो जाएंगे सी, पीछे के भाग। पीछे के भाग में कड़वाहट का अनुभव होता है। और चलिए एक चित्र के माध्यम से हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि कैसे कहाँ से होता है। तो ये अगर हम थोड़ी देर के लिए चलिए इस जीभ की एक संरचना हम लोग बनाए यहाँ पे इस प्रकार से। तो ये जो हमारा है ये अग्रभाग है और यहाँ से मीठा का अनुभव होता है, इस जगह से मीठा का अनुभव होता है। इधर की बात कर लें तो ये दोनों साइड यहाँ जो है सो यहाँ से नमकीन का अनुभव होता है। बिल्कुल दोस्तों ये दोनों तरफ जो है सो नमकीन का अनुभव होता है, नमकीन का अनुभव होता है। और फिर हम लोग इस भाग में आएंगे तो यहाँ से खट्टापन का अनुभव होता है, यहाँ से खट्टा का अनुभव होता है। और ये जो पीछे के भाग हैं यहीं पर है सो कड़वापन का अनुभव होता है, कड़वापन का अनुभव होता है यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमारी जीभ में जो है सो ये अलग अलग स्थानों पर है सो स्वाद कलिकाएं हैं, उसके द्वारा हम लोग इस तरीके के स्वादों को अनुभव करते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले हम इसको थोड़ा मिटा लें और क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह है निम्न में से किसे 2021 का सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया था? बहुत बार ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं लगातार। तो किसे है सो स्वच्छ शहर का पुरस्कार 2021 का दिया गया था? ऑप्शन आपके सामने में है। ए सूरत, बी विजयवाड़ा, सी इंदौर और डी कोटा। बिल्कुल दोस्तों ए सूरत, बी विजयवाड़ा, सी इंदौर और डी कोटा क्या होंगे? बिल्कुल इस बार भी इंदौर को ही है सो सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया। तो इसके आंसर हो जाएंगे सी इंदौर। इंदौर। और यहां हम बताते चले कि ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 के अंतर्गत ये इंदौर लगातार 5वीं बार यह पुरस्कार को प्राप्त कर रहा है, लगातार 5वीं बार। दूसरे स्थान पर सूरत और तीसरे स्थान पर विजयवाड़ा रहा इस बार। यह पुरस्कार जो दिया जाता है वह आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से यह आपको क्लियर हो गया होगा कि इंदौर को 5वीं बार जो है सो स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। BCG बड़े इंपॉर्टेंट, बहुत दिनों से लगातार हम समझते अनेकों समय से यह प्रश्न इंपॉर्टेंट रहे हैं और आज भी पूछे जा रहे हैं। BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने में ए छोटी चेचक, बी टाइफाइड, सी क्षय रोग और डी प्लेग। क्या होगा आंसर? बिल्कुल आप बिल्कुल सही हैं, क्षय रोग, सी क्षय रोग। क्षय रोग दोस्तों हम यहाँ बताना चाहेंगे कि क्षय रोग को ही टीबी के नाम से भी हम लोग जानते हैं और ये काफ़ी व्यापक रूप से फैलते थे। यह भी एक संक्रमित रोग होता था, एक से दूसरे लोगों को है सो फैलता है, इससे बचाव किया जाता था। तो ये BCG है सो आपको टीके उसको दिए जाते थे और यह बैक्टीरिया जनित रोग है। बिल्कुल दोस्तों इसमें बैक्टीरिया से एक दूसरे में यह है सो संक्रमित होता है और BCG को अलग अंग्रेजी में कहते हैं बैसिलस कालमेटर ग्यूरिन। बिल्कुल दोस्तों बैसिलस कालमेटर ग्यूरिन कहा जाता है और यह अधिकांशतः फेफड़े को प्रभावित करता है, हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग है सो 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे।
सातवां प्रश्न है, आप देखेंगे बोर्ड पे देख रहे होंगे, सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है। बिल्कुल बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए है थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी गैलानिन और ऑप्शन डी है सो गैस्ट्रिन। फिर से एक बार सुनिएगा, ऑप्शन ए थायरॉक्सिन, बी इंसुलिन, सी गैलानिन और डी है सो गैस्ट्रिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आंसर हो जाएगा इंसुलिन, और 7 का आंसर हो जाएगा बी इंसुलिन, बी इंसुलिन। दोस्तों हम यहां बताना चाहेंगे कि ये इंसुलिन की भूमिका हमारे शरीर में क्या है। तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो शरीर के अंदर प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में बनता है, और यह रक्त में मिलकर है सो हमारे शरीर में ग्लूकोज का जो लेवल है, स्तर है, उसको नियंत्रित करता है। आप आए दिन सुनते होंगे, अभी बहुत व्यापक रूप से लोगों में डायबिटीज अर्थात मधुमेह या जिसे है सो चीनी की बीमारी भी कहते हैं, यह पाया जाता है। यह इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि यह पैनक्रिया जिसे हम अग्नाशय कहते हैं, वहां से इंसुलिन का स्रावन होता है। जो हार्मोन होता है वह रक्त में मिलके शुगर को अर्थात ग्लूकोज को नियंत्रित करता है, लेकिन किन्हीं कारण से यह अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन सही ढंग से नहीं वहाँ से स्रावित होता है, तो जिसके वजह से यह डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। बहुत सारे लोग बाहर से दवाइयाँ खाते हैं, कुछ लोग है सो इंसुलिन की इंजेक्शन भी लेकर है सो यह इंसुलिन की कमी को पूरी करते हैं। तो इस प्रकार से यह डायबिटीज रोग को उत्पन्न करने का भी एक कारण बनता है यह हमारा जो है सो इंसुलिन। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितने दिनों तक रोक लगाई जा सकती है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, संविधान से जुड़ा हुआ है प्रश्न, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितने दिनों तक रोक लगाई जा सकती है। ऑप्शन ए 21 दिन, ऑप्शन बी 14 दिन, ऑप्शन सी 30 दिन और ऑप्शन डी रोक नहीं लगा सकता है। क्या होगा आंसर, बिल्कुल 14 दिन। तो इसके आंसर हो जाएंगे बी 14 दिन, 14 दिन। यहां पर हम बताना चाहेंगे सभी को कि ये जो धन विधेयक है यह केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, यह राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। और लोकसभा में जब बहुमत के बाद यह वहां से पास होता है वह बिल, तब राज्यसभा में भेजा जाता है, जहां पर राज्यसभा अधिकतम 14 दिन इसे रोक सकता है, या फिर 14 दिन से पूर्व यह है सो उसको बहुमत के द्वारा उसको पारित कर सकता है। यदि 14 दिन रोकता है, 14 दिन के बाद भी वह बिल वहीं रहता है और वह पारित नहीं होता है, तो वह स्वतः पारित समझा जाता है। तो इस प्रकार से राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक इस बिल को रोक सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है निम्नलिखित में से। ऑप्शन आपके सामने में है, ए सिंधु नदी, बी महानदी, सी गंगा नदी और डी ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों बिल्कुल अर्थ स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय वो नदी जो भी है इनमें से वह अंतर्राष्ट्रीय नदी अर्थात दूसरे देश में वह नहीं बहती है। हम लोग चारों ऑप्शन देखेंगे, सिंधु, महानदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और आंसर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल महानदी। और हम लोग है सो बी ऑप्शन, बी आंसर होगा महानदी। और हम लोग इन सभी नदियों को यहाँ देखेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा, और इसी के लिए मैं मानचित्र का प्रयोग करता हूँ। और बिल्कुल आपको सलाह दूंगा कि आप लोग भी मानचित्र का भरपूर प्रयोग करें, एक एटलस खरीद लें और एटलस में इन सभी नदियों को देखने का प्रयास करिएगा। तो सबसे पहले आइए सिंधु नदी को देखते हैं। और सिंधु नदी का उद्गम स्थल आप देख सकते हैं कि यह भी है सो मानसरोवर से निकलते हुए ये जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान होते हुए यह बहती है नदी। तो इस प्रकार से भारत से भी और पाकिस्तान से भी बह रही है, तो यह है सो अंतर्राष्ट्रीय नदी है। दूसरा हम लोग देखते हैं महानदी को। तो आप जानते हैं कि महानदी यह ओडिशा के समीप से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यह जो है सो आपको महानदी यहाँ से है, तो यहाँ पर कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा में वह प्रवेश नहीं कर रही, इसलिए आंसर इसके महानदी है। और फिर तीसरे गंगा को भी देखते हैं। तो आप जैसा जानते हैं कि गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती हुई और यह बहती उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होती हुई बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करके और फिर बंगाल की खाड़ी से यह जो है सो आपको ये बांग्लादेश से प्रवेश करती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पर फिर एक बांग्लादेश है सो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा में प्रवेश करती है गंगा नदी।
फिर चौथा देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी, तो वह भी मानसरोवर से निकलती है, तिब्बत में लगभग समानांतर बहती हुई अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है और इस प्रकार से यह आकर बांग्लादेश में इसी गंगा नदी में मिल जाती है। तो यह भी आप देखेंगे कि यहाँ पर है सो अंतर्राष्ट्रीय यह नदी है। तो यहाँ पर प्रश्न स्पष्ट है, अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है तो वह महानदी, जो कि आपको स्पष्ट यहाँ दिख रहा होगा कि यह किसी भी दूसरे देश की सीमा में प्रवेश नहीं करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर, हम लोग अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न आपका है कि अभी हाल में किसे भारतीय नौसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अभी हाल में किसे भारतीय नौसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, ए मनोज मुकुंद नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे, बी है राधा कृष्ण हरि कुमार, राधा कृष्ण हरि कुमार, सी आर के एस भदौरिया और डी है बी आर चौधरी। क्या हो जाएंगे आंसर? बिल्कुल राधा कृष्ण हरि कुमार, और इसके भी आंसर हो जाएंगे बी राधा कृष्ण हरि कुमार, राधा कृष्ण हरि कुमार। यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो हैं मनोज मुकुंद नरवणे, ये हमारे जनरल मनोज, ये केवल प्रश्न आप लोग को कंफ्यूज थोड़ा करने के लिए, नहीं तो थल सेना अध्यक्ष के आपको हैं सो हम लोग वहाँ पे उनको जनरल लगा के हम लोग उनको सम्मान देते हैं, या फिर ये उनके पदनाम है। तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ये जो है सो वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष बने हैं, जो कि स्वर्गीय बिपिन रावत की जगह को लिए हैं। और फिर बी आर चौधरी अर्थात विवेक राम चौधरी जो हैं सो एयर चीफ मार्शल हैं और ये वायुसेना अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों आज का यह वीडियो कैसा लगा? अगर आप अच्छा लगा तो जरूर से आप अपने दोस्तों में शेयर करें। बिल्कुल, अगर केवल देखिए हर एक गुरु को गुरु दक्षिणा चाहिए, और मुझे भी केवल एक आपसे है आग्रह कि अगर 5 लोगों में भी आप इस वीडियो को शेयर कर देते हैं तो हमें इसका लाभ मिलेगा। तो चलिए इतना तो जरूर आप कष्ट करिएगा, और मिलते हैं कल एक अलग वीडियो में एक अलग ताजगी के साथ। तो कल मिलते हैं फिर, धन्यवाद, गुड डे।